नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो लेक्चर्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, वो आप तक शेयर होने वाली हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे जुड़े जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उनको जरूर फॉलो कर लें, और फिर आपसे जरूर मुलाकात होती रहेगी हमारी जल्दी ही। तो चलिए एक बार हम पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और पॉलिटी में आज हमारा चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस। कई सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर इमरजेंसी प्रोविजंस का हमें तरीके समझ में नहीं आते कि कौन इसकी घोषणा करता है। चलो ये भी आपको पता ही होगा कि कौन इसकी घोषणा कर देता है, लेकिन सर इससे जो आपातकालीन प्रावधान है, ये 3 तरीके का प्रावधान होता है। इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये कब लागू किया जाता है, कब वापस लिया जाता है, कैसे संसद से इसे पारित किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो प्लीज थोड़े बने रहिएगा, क्योंकि एक बात ये महत्वपूर्ण है आपातकालीन प्रावधान में, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति, जैसे कि मैंने राष्ट्रपति जब पढ़ाया था, यूनियन एग्जीक्यूटिव का जब मैंने चैप्टर पढ़ा रहा था, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, क्योंकि राष्ट्रपति हमारी संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, जो कि नाम मात्र का होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और नाम मात्र का जो अध्यक्ष होता है वो कैसे कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है, आर्टिकल 74 में कहा गया है। लेकिन राष्ट्रपति की एक और शक्ति थी, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। लेकिन मैंने ये नहीं कराया, क्योंकि मैं इसको अलग से चैप्टर में कराना चाहता था। जो मैंने उस समय एक वादा किया था आपसे, आज मैं वो वादा निभाने जा रहा हूं। यानी आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी नाम का चैप्टर आज हम करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। सभी आपातकालीन प्रावधानों को जानेंगे कि हमारे भारत में राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सलाह से कुछ आपातकालीन शक्तियों को लागू करने की पावर होती है, उनके पास शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जैसे ही आपातकालीन शक्तियों को लागू करता है, तो कैसे कैसे संविधान में चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे प्रधानमंत्री अपना काम करता है, संसद पूरा काम अपना संभाल लेती है, कैसे राष्ट्रपति उस इमरजेंसी पावर को वापस लेता है, क्या सहमति से लेता है, क्या सहमति से नहीं लेता है। ये सारे आपके मन में उठने वाले सारे क्वेश्चन को आज दबा दिया जाएगा। दबाने का इन द सेंस उनका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए पूरी व्याख्या के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इमरजेंसी प्रोविजन। चैप्टर का नाम है आपातकालीन प्रावधान। तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस या इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास होती हैं आपातकालीन शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन यह शक्ति प्रधानमंत्री की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन ये लगाया जाता है। अच्छा, तो आपातकालीन प्रावधान जो है हमारे संविधान में, संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360। तो पहली बात तो ये लिख लेते हैं इसका परिचय के रूप में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हमारे संविधान में डाला गया है, कहां पर, संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक इसका पूरा वर्णन किया गया, ठीक है। तो आपातकालीन प्रावधान में हमने ये देख लिया कि संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका पूरा उल्लेख किया गया है। एक्चुअली में आपातकालीन प्रावधान का अर्थ यह होता है कि भारत में आने वाली वह परिस्थितियां या वह संकटकालीन वह परिस्थितियां जिनसे तुरंत कार्यवाही या तुरंत प्रभावी तरीके से निपटाया जा सके, उसको आपातकालीन प्रावधान कहा जाता है। कभी आपको लगता है, अच्छा कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में लिखा देता है इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी का मतलब होता है कि जैसे ही किसी पेशेंट को बहुत गहरी चोट लगती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो जाती है, कभी कभी किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है, कभी हार्ट अटैक पड़ा है, तो ऐसे पेशेंट की जो बीमारियां हैं ये इमरजेंसी वार्ड में जाती हैं। और आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में सबसे पहले जो वार्ड पड़ता है वो इमरजेंसी पड़ता है।
ताकि पेशेंट को डॉक्टर के पास तक ले जाने में समय कम लगे और उसका इलाज जल्दी से जल्द स्टार्ट हो सके। तो यही चीज होती है इमरजेंसी का मतलब होता है कि तुरंत आने वाली मुसीबतों को प्रभावी तरीके से निपटना, उनसे प्रभावी तरीके से काम करना। तो आप लिख सकते हैं कि आपातकालीन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है आपातकालीन प्रावधान कि भारत के संविधान में भारत के समक्ष आने वाले संकटग्रस्त समय से प्रभावी तरीके से निपटा जाए, जैसे कि इमरजेंसी बात करें तो आपने कभी भी हॉस्पिटल में जाते वक्त इमरजेंसी बार तो देखा ही है। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, कभी आपने मेट्रो में सफर किया है, और मेट्रो में सफर आजकल मोस्टली लोग कर ही रहे हैं। तो मेट्रो में आपने एक चीज देखी होगी कि मेट्रो में हर बर्थ में यह लिखा होता है कि यदि किसी यात्री को कोई बात तकलीफ हो रही है तो वो इमरजेंसी एग्जिट कर सकता है। और इमरजेंसी आपने विंडो भी देखी होगी ट्रेनों में। इमरजेंसी विंडो का मतलब होता है कि यदि किसी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, या सांस की बीमारी है, या कहीं भी तरीके से बेचैनी हो रही है उसे, तो वो इमरजेंसी विंडो को तुरंत तोड़ सकता है और वहां से बाहर निकल सकता है। तो ये भी कुछ बातें होती हैं जो आपको समझाती हैं कि इमरजेंसी का मतलब होता है कि तुरंत एक्शन में आना। क्या होता है? तुरंत एक्शन में आना। तो इमरजेंसी का मतलब होता है तुरंत एक्शन में आना, ये इसका अर्थ होता है। और हमारे संविधान में ऐसी शक्तियों को बड़े सलीके तरीके से डाला गया है। जैसे हमारा संविधान ये कहता है कि यदि संविधान पर कोई आंच आ गई है, या संविधान नहीं बल्कि देश पर कोई आंच आ गई है, तो उस स्थिति में हमारा शासन और हमारी सरकार ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है और उस स्थिति से जल्द कैसे निपट सकती है, उसे आपातकालीन प्रावधान कहा जाता है, इमरजेंसी प्रोविजंस कहा जाता है, इमरजेंसी पावर कहा जाता है। तो चलिए उन पावरों की आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टिकल 352 के बारे में। आप बिल्कुल अपनी नजर लगा के बैठे रहिएगा। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 ये कहता है, अनुच्छेद 352 ये कहता है कि देखो, हमारे संविधान में इस अनुच्छेद 352 को लेके कई सारे विवाद रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि मैं इंदिरा गांधी के समय की बात करूं तो इंदिरा गांधी ने 1975 में इस अनुच्छेद का प्रयोग करके पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। क्योंकि 1975 यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, जो बतौर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन किन आधारों पर की जाती है, यह मैं डिस्कस करूंगा आज। तो चलिए, तो पहले 352 की बात कर लेते हैं। 352 पहले क्या कहता है, उसके बाद हम जो इतिहास रहा है 352 का वो बताएंगे, और आने वाले समय में ये कैसे काम कर रहा है ये भी बताएंगे। तो 352 ये कहता है कि आर्टिकल 352 के अनुसार भारत पर किसी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से निपटने की स्थिति में एक मिनट, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बाह्य आक्रमण की स्थिति में यदि भारत पर किसी बाह्य आक्रमण का खतरा है या सशस्त्र विद्रोह के कारण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति से निपटने के लिए
सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है। घोषणा कर सकता है। तो यह बात कही जाती है बच्चों आर्टिकल 352 में। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे भारत पर जब कोई अन्य देश या नेबरिंग बॉर्डर स्टेट जो हमारे कंट्री हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, ये सारे जो देश हैं, अफगानिस्तान है, ये जो सारे देश हैं, यदि और भी कोई अन्य देश है विश्व का, यदि कोई देश भारत पर कोई बाह्य आक्रमण कर देता है, ठीक है, तो उस स्थिति में या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण बात करें तो सशस्त्र विद्रोह को कहते हैं जैसे कि अपने देश के लोग जब अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो उसे सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। जैसे कि कभी कभी बात करते हैं खालिस्तानियों की, कभी कभी खालिस्तानियां ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं और खालिस्तानी जो अपने देश के खिलाफ रहते हैं वही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, या खालिस्तानी नहीं तो कोई अन्य दल ऐसा हो सकता है। जैसे कि बात करें पंजाब में अकाली दल की बात करते हैं, खालिस्तानियों की बात करते हैं, इनके कारण भी कई समय बार ऐसा होता है कि देश में बहुत बुरी स्थिति बन जाती है, जिसको सशस्त्र विद्रोह को दूसरी भाषा में सिविल वॉर भी कहा जाता है, गृह युद्ध भी कहा जाता है। और गृह युद्ध की स्थिति में जब अपने देश के लोग अपने देश के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो उसको सशस्त्र विद्रोह या सिविल वॉर कहा जाता है या गृह युद्ध कहा जाता है। और गृह युद्ध की स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल और केवल राष्ट्रपति करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति की यह आपातकालीन घोषणा करने की जो शक्ति है यह स्वतंत्र नहीं है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करे, यह तरीका सही नहीं है, यानी ऐसा राष्ट्रपति कभी नहीं कर सकता। यानी अपने स्वयं विवेक से यदि राष्ट्रपति ये चाहे कि कल मैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना चाहता हूं तो भी वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इस आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो लिखेंगे, सबसे बड़ी बात नोट लगा के, आप सभी नोट लगा के लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति की यह शक्ति, राष्ट्रपति की यह शक्ति स्वयं विवेक पर निर्भर नहीं है, स्वयं विवेक पर निर्भर नहीं है, स्वयं विवेक पर निर्भर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि राष्ट्रपति, यदि आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस जगह गलत हो सकते हैं कि राष्ट्रपति की यह कोई विवेकी शक्ति है। राष्ट्रपति के दिमाग में जब आएगा जब वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर देगा, या जब इन द सेंस ये छोड़ो, आप ये सोचो कि मान लो चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, ठीक है, और ऐसा हुआ भी था 1962 में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी पूरे देश में। तो जब आपको लगता है कि यदि चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, लेकिन याद रखना
जब चाइना भारत पर आक्रमण कर भी देता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा। यानी प्रधानमंत्री के चाहने पर ही और उसके ना चाहने पर ही राष्ट्रपति घोषणा करता है अथवा नहीं करता है। चलिए, तो एक्चुअली में इसकी जो असली पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है, और प्राइम मिनिस्टर तो आपको सभी को पता है कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का रियल प्रेसिडेंट होता है। ओके, तो यहां तक हमने समझ में आया। बाह्य आक्रमण का मतलब होता है कि यदि कोई भारत पर अपनी बुरी नजर बना के बैठा है और उस पर आक्रमण कर बैठा है। जैसे आपको पता है कि 1959 से और 1962 तक जो भारत और चाइना के जो रिलेशन थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, लेकिन 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, घुसपैठ कर दी थी, तो उस स्थिति में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति से कहकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाई थी। तो यह भी एक सच कहानी है। और सशस्त्र विद्रोह के कारण की बात करें, पहले इसका नाम क्या था वो भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप समझ गए, यानी आर्टिकल 352 यह कहता है कि यदि भारत पर कोई बाह्य आक्रमण खतरा है और या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 352 यहां तक आपको समझ में आया। अच्छा, अब सीधी बात यह कर लेते हैं कि आर्टिकल 352 पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो घोषणा करने की तारीख से, जैसे कि मान लो आज राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी के कहने पर द्रौपदी मुर्मू पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर भी देती हैं। ठीक है, तो आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 12 दिसंबर। ठीक है, तो आज जो तारीख है उस 12 दिसंबर से लेके देखा जाता है कि 12 दिसंबर से लेके और लगभग 1 महीने के अंतराल पर, 1 महीने के अंतराल पर, तो चलिए पहले एक बात हम ये कर लेते हैं एक बार यहां पर। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति की बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, सर थोड़ा काटना पड़ेगा आपको, बीच में बोला भी हूं। तो ये देखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, घोषणा करता है, तो घोषणा करने की तारीख से 1 माह के भीतर, तो घोषणा करने की तारीख से, तो घोषणा करने की तारीख से 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर संसद को इसे सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का, उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है, पारित करना आवश्यक है। अब मैं पूरे सेंटेंस का मतलब बता देता हूं। जैसे कि मान लो आज द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, उनकी सिफारिश पर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर भी देती हैं, तो आज से 1 महीने के भीतर नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार के नेतृत्व में इसे 1 महीने के भीतर इसे अपने सदन से, यानी लोकसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 मत, यानी विशेष बहुमत से इस आपातकालीन संबंधी जैसे बिल को, विधेयक को बहुमत से पारित करना होगा। यदि नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर पाए तो याद रखना कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 1
माह पहले जो घोषणा की गई थी वह अवैध मानी जाएगी, या कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया तो, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने सदन से आपातकालीन जैसे विधेयक को 1 माह के भीतर संसद से 2/3 मत से पारित करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि उसे यह साबित करना पड़ता है कि जो मैंने राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है अपनी सिफारिश पर वो वैध है। उसे पारित करना पड़ेगा, उसे साबित करना पड़ेगा, और साबित करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि संसद से इसे विशेष अनुमोदन से आवश्यक पारित होना आवश्यक माना जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर पहले घोषणा कर रहे हैं, पहले घोषणा की गई थी फिर पारित किया गया था, कहीं प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री पहले संसद से इस बिल को पारित करें उसके बाद घोषणा कर दें तो ये मैटर ही खत्म हो जाए? देखो नहीं, आपको क्या लगता है कि पहले बिल को पास किया जाए फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा? और आप जानते हो कि बिल को पारित होने में 10 से 15 दिन का भी समय लग सकता है, और दूसरा देश हम पर बुरी नजर बना के बैठा है, अपने देश में घुसपैठ कर चुका है मान लो, तो अब चाइना दिल्ली तक आ चुका है आक्रमण करते करते, और हम बैठे संसद में बिल पास करने में लग रहे हैं। कितना अजीब लगेगा। तो इसलिए इसका नाम इमरजेंसी इसलिए है कि बिल को हम बाद में भी पारित कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें चाइना को जो घुसपैठ कर चुका है, चाइना जो हम पर आक्रमण कर चुका है, उसकी स्थिति से निपटना है, उसको बाहर निकालना है। जब आपके घर में कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो पहले आप सारे पेंडिंग कामों को छोड़ देते हैं और वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करवाए, पहली बात तो। और दूसरा काम उसका जो ये है कि वो 1 माह के भीतर उस बिल को संसद से विशेष बहुमत से पारित करवाए। वरना कहीं आप ये सोचो कि सर प्रधानमंत्री पहले बिल भी तो पास कर सकता है ना, फिर राष्ट्रपति शासन। अरे वो कितना बेवकूफ प्रधानमंत्री होगा जो ऐसा काम करेगा? पहली बात तो ये बताइए मुझे एक बार कि दूसरा देश हम पर आक्रमण करते 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 हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर गया है और संसद बिल को पारित करने में लगी पड़ी है। अरे पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करो ताकि आर्मी पावर में आए, और जब आर्मी पावर में आती है तो वहां से उस बाहरी सेना को खदेड़ा जाता है और संसद से बिल पारित होता रहता है जब तक। तो ये प्रोसेस साथ साथ चलती रहती है। बस यही बताना चाह रहा हूं। तो पहले घोषणा होती है, उसके 1 माह के भीतर यह काम होता है। चलिए, और दूसरी बात यह है, अब बच्चों के सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर राष्ट्रीय आपातकाल को कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है, कितने वर्ष के लिए ये एप्लीकेबल होती है। तो मैं इतना बता दूं कि राष्ट्रपति जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 जो है, इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए संसद इसे हर 6 महीने में अनुमोदित करती है, यानी इसके रिन्यू करने का तरीका होता है हर 6 महीने का, यानी हर 6 महीने में संसद इसको रिन्यू करती रहेगी और नेशनल इमरजेंसी को बढ़ाती रहेगी। तो लिखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है। इसे संसद प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्येक 6 माह के बाद अनुमोदित कर अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों आपसे कि ये डेट्स याद रखना। राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो किसकी सिफारिश पर करता है?
क्या वो लिखित सिफारिश होती है, मौखिक सिफारिश होती है? लिखित सिफारिश होती है। राष्ट्रपति जब घोषणा करता है तो उस तारीख से 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री अपने सदन से इसे विशेष बहुमत से पारित करवाते हैं, ताकि ये जनता को साबित कर पाए कि जो मैंने इमरजेंसी लगवाई है वो संवैधानिक है। पहली बात। दूसरी बात, फिर राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, ठीक है। और इसके समाप्ति की नहीं है कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल को केवल 2 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है या 3 वर्ष के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, या 6 माह के लिए नहीं। इसको हमेशा के लिए भी लागू कर सकते हैं, जैसे कि संसद इसे प्रत्येक 6 माह के बाद अनुमोदित करती रहेगी और अनिश्चित काल तक बढ़ाती रहेगी। और जब तक राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा हुआ है तब तक लोकसभा के चुनाव भी नहीं हो सकते, याद रखना, लोकसभा के चुनाव नहीं हो सकते। जैसे कि इंदिरा गांधी को ही उठा लें, 1975 में चुनाव होने थे, लेकिन 1975 में चुनाव आने के कारण और कई सारे कारणों से इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया 25 जून 1975 को, जो कि 1976 और 1976 के मिड तक चली थी। 1977 में जाके चुनाव हुए थे, जब जाके भारत में जनता दल की सरकार आई थी। तो 2.5 साल की इमरजेंसी झेली है भारत ने इंदिरा गांधी के समय। ओके, तो 6 माह के बाद, यानी मैं जो पॉइंट आपको डिनोट कर रहा हूं उनको पेपर के लिए हमेशा याद रखना कि जो 1 माह के अंदर अंदर संसद जब आपातकालीन से जुड़े बिल को पास करती है तो वो विशेष बहुमत से पारित करती है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, और 1 माह के भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 माह, ये डेट पूछी जा सकती है आपसे, और राष्ट्र संसद इसे हर 6 महीने के बाद भी बढ़ा सकती है। तो इसका मतलब है इसका 6 महीने इसका आंसर है, इनको याद रखना बस, ठीक है। चलिए, और उसके बाद किन कारणों से लगाई जाती है, तो ये कारण भी याद रखना कि देखो, बाह्य आक्रमण है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाई जाती है, एक ये बात याद रखना। और प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर सकता है, इतना याद रखना बस। और संविधान के भाग 18 में यह आता है और 352 से लेके 360 तक इसका वर्णन दिया गया है। चलिए, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं नेक्स्ट। अच्छा सर, मान लीजिए इसको वापस लेना है, राष्ट्रीय आपातकाल को जब वापस लेना होता है तो क्या राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, लेकिन संसद जब राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की बात करती है तो संसद इसे अपने सदन में सामान्य बहुमत से भी पारित कर सकती है। तो लिख देंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेते वक्त राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने के लिए संसद इसे सामान्य बहुमत से भी पारित कर सकती है, सामान्य बहुमत से भी पारित कर सकती है। और आपको एक चीज बता दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चों, हमारे संविधान में यह बात पूरी साफ साफ कही गई है कि हमारे संविधान में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, हमारे संविधान में आर्टिकल 352 का प्रयोग करके जब राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा रहा है, याद रखना, ये मान लो हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगा दिया, तो जब हमारे देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने की तारीख से और उसी समय हमारे संविधान के भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार हैं वो सारे खत्म माने जाते हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, यानी सभी मूल अधिकारों को डिमोलाइज कर दिया जाता है। और जब सारे मूल अधिकारों को डिमोलिश कर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का होने का दावा पेश नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में जाके।
तो ये बात बहुत बड़ी बात है। नेशनल इमरजेंसी के समय यह बात कही जाती है कि संविधान के भाग 3 में सभी मूल अधिकार निरस्त समझे जाते हैं या निरस्त माने जाते हैं लेकिन अनुच्छेद 20 जिसे कहते हैं दो सिद्धि में संरक्षण और एक है अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार को छोड़कर। आपको पता है इंदिरा गांधी ने जब 25 जून 1975 को पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तारीख से संविधान तो कहता है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार निरस्त माने जाते हैं, सारे मूल अधिकारों को डिमोलिश कर दिया जाता है संसद के द्वारा, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को भी निरस्त कर दिया था और इंदिरा गांधी यानी किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता ही छीन ली। आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सी सरकार अपने नागरिकों से जीने की स्वतंत्रता को छीनती है? लेकिन इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 21 को भी खत्म कर दिया था और आर्टिकल 20 को भी खत्म कर दिया था, यानी पूरी तरह संविधान का उल्लंघन किया गया है, पूरी तरह संविधान का उल्लंघन किया गया था। जबकि संविधान क्या कह रहा है उसकी कोई परवाह नहीं थी इंदिरा गांधी जी को, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो काम किया वो संविधान के अगेंस्ट जाकर किया और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को भी खत्म कर दिया गया था। ये मैं आज उन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आज लोग मंच पर खड़े होकर संविधान की दुहाई दे रहे हैं। उनसे मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया था क्या आप उसको वैध मानते हैं या नहीं मानते? इसका जवाब वो शायद मुझे दे दें तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा जो मैंने अभी बोला है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का छात्र होते हुए मैं खुद मुझे ये पढ़ाते हुए बड़ा गंदा लगता है कि हमारे संविधान का एक बार उल्लंघन हुआ है। और दूसरी बार संविधान का उल्लंघन कब हुआ देखते हैं। आर्टिकल 352 में जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तो आंतरिक अशांति के नाम पर लगाई थी। किसके नाम पर लगाई थी? आंतरिक अशांति के नाम पर। इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी वो थी आंतरिक अशांति, यानी आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाई थी, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाई थी, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाई थी। आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, जबकि हमारे संविधान में उस समय आंतरिक अशांति नाम का कोई शब्द ही नहीं था। और उस समय यह आपको पता है, लेकिन इस शब्द को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई ने, जनता दल की सरकार ने इसको क्या कर दिया? आंतरिक अशांति का नाम बदलकर, आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर, आंतरिक अशांति को बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और आज हमारे देश में यही चलता है। यह शब्द बिल्कुल भी काम नहीं करता, याद रखना, और यह शब्द हमारे संविधान में काम करता है, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के दौरान ही 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को पारित किया था, जो पूरी तरह यानी प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को छोड़ दें तो इंदिरा गांधी ने साफ साफ तरीके से मूल अधिकारों को खत्म सा कर दिया था, मूल अधिकारों को सीमित कर दिया था। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इंदिरा गांधी की सरकार इमरजेंसी के दौरान ही देश की प्रगति करना क्यों चाहती थी।
आज तक ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इंदिरा गांधी का एक स्टेटमेंट है। इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैं 1976 में देश को सामाजिक और आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाना चाहती थी, लेकिन देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाने के लिए मेरे रास्ते में मूल अधिकार आ रहे थे, तो मैंने मूल अधिकारों को सीमित करने के लिए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 किया। मुझे समझ में यह नहीं आता कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो लोग अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे, आप उनके लिए राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक प्रगति किस तरीके से कर रही थी। मुझे यह समझ में अब तक नहीं आया। चलिए, क्योंकि राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति करने के लिए तो आपके पास बहुत कार्यकाल थे, और भी बहुत लोग कार्यकाल थे, लेकिन कार्यकाल का इस्तेमाल नहीं किया था, जो भी बात थी। तो ये सारा हमारे जब लिट्टी या जो भी चिट्ठा है हमारे संविधान में जब देखने को मिलता है, तो आपको यहां पर चीजें एनालाइसिस होती हैं कि कैसे आर्टिकल 20 और 21 को खत्म कर दिया गया था। चलिए, तो नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है, तो मैंने बताया कि मूल अधिकार भी निरस्त हो जाते हैं, पूरा संविधान से ठप पड़ जाता है, सारी शक्ति संसद के हाथों में आ जाती है, ये सारी बातें हैं। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 356 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो 352 आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आर्टिकल 356 की तरफ। सभी डालेंगे अनुच्छेद 356। देखें, अनुच्छेद 356, और सॉरी एक चीज बताना भूल गया बच्चों आपको, कि हमारे देश में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी गई है, बताइए। हमारे देश में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा चुका है, ये बता सकते हैं? तो चलिए लिख लेते हैं एक बार, यहां लिख लेना नोट लगा के कि देश में अब तक 3 बार, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। आपातकाल लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। देखें, तो पहली बार कब लगाया गया था? पहली बार लगाया गया था 1962 में, और जब चल रहा था हमारा इंडो चाइना वॉर के समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। दूसरी बार कब की गई थी? दूसरी बार की गई थी 1971 में, जब हमारा इंडो पाक वॉर चल रहा था, जिसमें बांग्लादेश बना था, याद है सभी को, इंदिरा गांधी के समय, इंडो पाक वॉर। और तीसरी बात हम करते हैं, तो तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी, वो 25 जून को लगी थी, 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को लगी थी, और ये आंतरिक अशांति के कारण लगी थी, आंतरिक अशांति के कारण। अब तक हमारे देश में केवल 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। चौथी बार इमरजेंसी का लगाना संभव नहीं हो पाया, और मैं चाहता हूं कि वो संभव ना ही हो पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी देश हम पर आक्रमण ना करे, हम दुआ करते हैं। दूसरी बात, हमारे देश के लोग कभी भी हमारे देश के खिलाफ हथियार ना उठाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात, यानी यहां तक आप पूरे संतुष्ट हो चुके हैं आर्टिकल 352 से। कब लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, क्या होता है सर इसमें, कितने महीने के बाद अनुमोदन होना चाहिए, ये सारी चीजें बता चुका हूं। अब आते हैं हम आर्टिकल 356 की तरफ, इसको अच्छे से पढ़ना है। अनुच्छेद 356, ये अनुच्छेद 356 क्या कहता है, देखते हैं इसके बारे में। देखो, अनुच्छेद 356 में यह बताया जाता है कि जब राज्य, यानी जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, भारत का कोई राज्य, यदि राज्य सरकार अपने राज्य का प्रशासन और संवैधानिक तंत्र को संभालने में विफल हो जाती है, यानी मान लो कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में जो दंगे हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उनको रोकने में विफल रहती है, और उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम खत्म हो जाता है, तो
तो वहां पर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, उस राज्य में। ठीक है, यानी कहीं भी हो सकता है, जैसे कि दंगे के कारण हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, अराजकता फैल जाती है, आतंकवादी हमला भी हो सकता है। ठीक है, या दूसरी बात करें, जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिस बलात्कार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थिति चरमरा गई थी पूरी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का लोग रिजाइन की बात कर रहे थे कि ममता रिजाइन दो, ममता कुर्सी छोड़ो, ये सारी कुछ बातें बता रहे थे। उस समय इतना प्रोटेस्ट चल रहा था, तब भी द्रौपदी मुर्मू ने यह बात कही थी कि इनफ इज इनफ, हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। ये बात याद रहे। तो ये बातें कैसे फैली? ये बातें तब फैलती हैं जब राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम नहीं हो पाता, और जब राज्य मुख्यमंत्री संवैधानिक तंत्र को संभालने में विफल हो जाए या उस राज्य का प्रशासन ही ना संभाल पाए, तो वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर या बिना राज्यपाल की सिफारिश पर भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर तो लगा ही देता है। तो चलिए एक बात फिर कर लेते हैं। 356 की मैं बात करता हूं, तो यहां पर लिख सकते हैं कि जब राज्य सरकार अपने राज्य का संवैधानिक तंत्र, अपने राज्य का प्रशासन एवं संवैधानिक तंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या संवैधानिक प्रक्रिया को संभाल या नियंत्रित कर पाने में, संवैधानिक प्रक्रिया को संभालने या नियंत्रित कर पाने में असफल हो जाती है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन, तो राज्यपाल की सिफारिश पर या बिना राज्यपाल की सिफारिश पर या बिना सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, चलिए, यानी कुल मिला के आर्टिकल 356 जो बात कहता है वो राष्ट्रपति शासन की कहता है, और इसको कहा जाता है इंग्लिश में प्रेसिडेंट रूल। ओके, तो राष्ट्रपति शासन राज्य में कब लगता है? पहली स्थिति तो यह है बच्चों कि जब राज्य सरकार यानी राज्य का मुख्यमंत्री किसी प्रशासन को या संवैधानिक प्रक्रिया को संभालने में या कंट्रोल कर पाने में असफल हो जाए, और राज्यपाल की सिफारिश पर या बिना सिफारिश के भी राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और एक आता है आपका आर्टिकल 365, एक आता है अनुच्छेद 365। ये अनुच्छेद 365 क्या है बच्चों, इसके बारे में बात डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 356 और 365 ये दोनों ही राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करते हैं। और 365 में क्या कहा गया है? 365 ये कहता है कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों की बार बार अवहेलना करती है, उनकी बार बार उल्लंघन करती है, और केंद्र के नियमों को राज्य के सरकार उस राज्य में लागू नहीं कर पाती है, तो केंद्र की सिफारिश पर वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
या राज्यपाल की सिफारिश पर भी लगाया जा सकता है। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार का कोई नियम है, 28 राज्य हैं, जब कोई संसद कानून बनाती है अपनी आने वाली सूची में विषय पर, संघ सूची जो है उस संघ सूची में आने वाले जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को पूरा पूरा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार जब पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी तो वो पूरे भारत नहीं बल्कि हर राज्य में भी लागू होता है। और मान लो एक राज्य उसे लागू करवाने के लिए मना कर देता है कि हम इसमें लागू नहीं कर सकते राज्य में, तो इसका मतलब यह है कि जब राज्य सरकार केंद्र के नियमों की बार बार अवहेलना करती है, बार बार वॉल्यूशन करती है, ठीक है, और उसको उस राज्य में लागू नहीं होने देती, तो वहां भी केंद्र की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो लिख सकते हैं कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों की केंद्र सरकार के नियमों की बार बार केंद्र के नियमों की बार बार उल्लंघन करती है तो केंद्र की सिफारिश या राज्यपाल की सिफारिश पर, तो केंद्र सरकार या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब आप मेरी बात समझ चुके हैं पूरी, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए, तो आर्टिकल 356 और 365, लेकिन इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात आपको यह बता दूं बच्चों कि जब केंद्र सरकार या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। हां, अपने पद से बर्खास्त हो जाता है और उस राज्य में मुख्यमंत्री का शासन नहीं होता। फिर उस राज्य के लिए जितने भी कानून होते हैं वो संसद बनाती है और संसद के द्वारा ही उस राज्य का प्रशासन संभाला जाता है। उस राज्य में मुख्यमंत्री फिर काम नहीं करेगा, हां आगे काम करेगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद फिर मुख्यमंत्री आता है और आगे विधानसभा के अगले 6 महीने तक काम करता है। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री तब आएगा जब वहां से राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें कही जाती हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद पर और राज्य की मंत्रिमंडल काम नहीं करती है, यानी संसद ही उसके लिए कानून बनाती है और संसद ही सारी चीजें करती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे। तो 365 में आपने ये पढ़ा, 356 में आपने वो पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताइए कि सबसे पहले हमारे भारत में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि 1951 में जब हमारा संविधान 1950 में लागू ही हुआ था, तब उस समय राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार पंजाब में लगाया गया था। पंजाब 1951 में पंजाब में लगाया गया और सबसे ज्यादा बार भी राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगाया गया है। करीबन बताया जाता है 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं एक बार हम इसके बारे में। जब आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन जब राज्य में लगाया जाता है तो उसकी घोषणा की तारीख से 2 माह के भीतर संसद इसे अनुमोदित करती है। तो लिख सकते हैं दोनों के बारे में यहां पर कि 2 माह के भीतर की घोषणा की तारीख से संसद 2 माह के भीतर इसे सामान्य बहुमत से
सामान्य बहुमत से पारित करती है। केवल सामान्य बहुमत की आवश्यकता है, ऐसी कोई खास विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो आपका राज्य है राजस्थान, आपका राज्य है महाराष्ट्र। जैसे कल को मान लो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या राज्यपाल की सिफारिश पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग भी जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद को इसे अपने सदन से सामान्य बहुमत से पारित करना होगा। चलिए, तो ये बातें कही जाती है राष्ट्रपति शासन में, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में इसे विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है, वो भी 2 माह नहीं बल्कि 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट में कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन यानी 1951 पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में लगाया गया था, ये पहला फैक्ट है। और सबसे अधिक बार, यानी वह राज्य बताइए जिसमें सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, वो है पंजाब। तो लिख दें सबसे अधिक बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन वाला राज्य, सबसे अधिक बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया है, वो है राज्य, केवल राज्य की बात करूंगा मैं, वो है आपका पंजाब। और यदि आपसे कोई वैसे पूछे कि सबसे ज्यादा बार कहां लगाया गया है, तो वो है जम्मू कश्मीर, 6 वर्ष। इसमें बताया जाता है करीबन 4 वर्ष का। ये तो राज्य की कैटेगरी में आता है बच्चों, ठीक है। यदि आपसे ये पूछे कि सबसे अधिक बार लगाया राष्ट्रपति शासन और वो है केंद्र शासित प्रदेश, ये पहले था, तो वो कौन था, जम्मू कश्मीर था, जम्मू एवं कश्मीर। अब तो राज्य बन चुका है भाई साहब, सॉरी, अब यूटी है, अभी भी यूटी है, सॉरी, अब यूटी है, आर्टिकल 370 हट गई है बस उसमें, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में ये है। यदि आप ये भी ना लिखो क्योंकि पहले तो राज्य ही था, तो आप ये हटा दीजिए, बस आप इंद्र सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाला राज्य था, दूसरे नंबर पर आता है ये, और पहले नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर यूटी नहीं था, एक राज्य था, आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये यूटी बन गया है। तो इसमें बताया जाता है करीबन 6 वर्ष और इसमें बताया जाता है 4 वर्ष। तो दूसरे नंबर पर है पंजाब और पहले नंबर पर है जम्मू एवं कश्मीर। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इस यहीं तक रखते हैं। और तीसरी जो पावर है, तो तीसरा जो आपातकालीन प्रावधान है वो है वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक बार फिर, लेकिन अभी के लिए यहां तक स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और कैसा लगा लेक्चर आपको आपातकालीन के बारे में, यानी राष्ट्रपति की ये एक और पावर है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।